नमस्कार, गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं अनीता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फ्लावरिंग प्लांट की जो ऑलमोस्ट हम सभी उसके नाम से वाकिफ़ हैं और हम सभी अपने विंटर्स में, अपने पॉट्स में, अपने गार्डन्स में उस फ्लावर को ज़रूर लगाते हैं। और विंटर फ्लावर्स में ये सबसे पहले खिलने वाला फ्लावरिंग प्लांट है और इसमें इतने ज़्यादा फ्लावर्स खिलते हैं कि जब ये अपने फुल पीक ब्लूम पे होता है तो इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई भी प्लांट नहीं लगता है। और हम आज बात करेंगे गुलदावदी, गुलदावरी, सेवंती, क्रिसेंथेमम या शॉर्ट में बोले तो मम। वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने प्लांट को की केयर करें सो दैट उसमें बहुत ज़्यादा स्टेम हो सकें और बड़ी से बड़ी तादाद में बड्स आ सकें, सो दैट कि सीजन में उसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो सके बड़ी तादाद। हम सब में से ज़्यादातर लोगों ने अपनी कटिंग्स लगा ली होंगी और या फिर हमने नर्सरी से अपने सैपलिंग्स खरीद के प्लांट कर लिए होंगे। तो आज के वीडियो में मैं ये आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप ऐसा क्या करें कि आपकी सैपलिंग्स की अच्छी ग्रोथ हो, आपकी जो प्लांट्स हैं वो बुशी हों और सीज़न आने पर उनमें आपको मैक्सिमम ब्लूम मिल सके, आपके प्लांट में बड़ी क्वांटिटी में बड फॉर्मेशन। इसके साथ ही मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि आपकी गुलदाउदी में आपके गुलदाउदी के प्लांट में ग्रोथ के दौरान कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, तरह तरह की उनमें डिजीज़ेज़ और जो कीट लगते हैं और उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी और मैं ये बताऊंगी कि किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। अपनी ग्रोथ के दौरान गुलदाउदी के प्लांट में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने के पहले मैं आपको रेफरेंस के तौर पे इसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं इस प्लांट की उनके बारे में बताना चाहूँगी। आपको एक गुलदाउदी में अच्छी ब्लूम आए, अच्छी उसकी ग्रोथ हो, इसके लिए आपको एक बेहतरीन सॉइल कॉम्बिनेशन की ज़रूरत होती है जो कि वेल ड्रेन्ड हो और जिसमें लगभग 40% के करीब आप उसमें काउडंग कंपोस्ट को यूज़ करें। ये काउडंग कंपोस्ट ओल्ड और एज्ड होना चाहिए। इसके अलावा उसमें 30% ऑफ कोर सैंड यूज़ करें। रेस्ट ऑफ द पोर्शन में आपके पास जो अवेलेबल नॉर्मल गार्डन सॉयल है उसको आप यूज़ करें। और सैंड मिट्टी में पानी को रुकने भी नहीं देगा, साथ ही साथ वो मिट्टी को जमने भी नहीं देता है, हार्ड नहीं होने देता है और उसके ऊपर क्रस्ट फॉर्मेशन नहीं होने देता है। तो इस तरह से अगर आप सॉयल बनाएंगे तो उसमें आपके प्लांट की रूट्स बहुत अच्छे से स्प्रेड हो करके ग्रो होंगे और आपके प्लांट ऊपर से भी हेल्दी दिखाई देगा और उसमें सीज़न आने पर अच्छी तादाद में बडिंग होगी। दूसरे नंबर पे बात आती है सनलाइट की। किसी भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट को कम से कम 6 से 7 घंटे की सनलाइट की ज़रूरत होती है। गुलदावदी, डहेलिया और रोज़ ये ऐसे प्लांट हैं जिनको कम से कम 7-8 घंटे की अगर लाइट मिलती है तो इनमें ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो सकती है और नहीं तो कम से कम इनको 6 से 7 घंटे की धूप की ज़रूरत होती है। तो वो लोग जिनके यहाँ इतनी धूप नहीं आती है पर उनको गुलदावदी के प्लांट्स लगाने होते हैं तो उनको चाहिए कि वो नर्सरी से उन प्लांट्स को ख़रीद करके लाएं, तैयार प्लांट को पॉट में लेके आएं जिनमें ऑलरेडी बडिंग हो चुकी हो, सो दैट कि बड्स अगर आ चुकी होंगी तो फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाएगा, चाहे आपके यहाँ 4 से 5 घंटे की भी धूप आ रही होगी। तो ये बात वाटरिंग की, तो इन प्लांट्स को अगर आपने इनको ज़मीन में लगाया है तो आप इनको 2 से 3 अपनी वाटरिंग की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग 2 से 3 दिन में भी पानी दे सकते हैं। और अगर आपने इनको पॉट्स में लगाया है तो फिर आपको इनको, और अच्छी धूप में रखा हुआ है तो आपको इनको लगभग रोज़ पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी। और स्पेशली जब फ्लावरिंग हो रही हो या बड्स आ चुके हो तब तो इनको रोज़ पानी की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपका प्लांट अगर एक दिन भी पानी की कमी से मुरझाया तो फिर ये कुछ दिनों के लिए पिछड़ जाएगा, इसकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। और एक जो बहुत ख़ास बात है ध्यान रखने की है कि अगर आपको विंटर सीजनल फ्लावर लगाने हो तो कोशिश ये करें कि गुलदाउदी, डहेलिया और रोज़ जैसे प्लांट हैं उनको प्लास्टिक के पॉट्स में या सेरेमिक के पॉट्स में बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि इन पॉट्स में वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम अक्सर पेश आती है और जो गुलदाउदी के लिए ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपका प्लांट में ना ग्रोथ होगी, उसमें तरह तरह के इन्फेस्टेशंस होंगे और अच्छे से फ्लावरिंग भी नहीं होगी। इसलिए कोशिश करें कि आप टेराकोटा के या सीमेंट के पॉट्स लें और उनमें गुलदाउदी को लगाएं। अब अगर आपने नर्सरी से सैपलिंग्स ला के लगाए हों या आपने पुराने गुलदाउदी के प्लांट की कटिंग लगाई हो तो सबसे पहला जो आपका की ज़रूरत है वो ये है कि किस तरह से आपके प्लांट की स्पीडी ग्रोथ हो, उसमें मैक्सिमम ब्रांचेस आएँ
क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी उतनी ज़्यादा उनमें बर्ड्स आएंगी और उतनी बड़ी तादाद में गुलदाउदी में आपके फ्लावरिंग होगी। गुलदाउदी का प्लांट लगता ही तभी खूबसूरत है जब वो उसके फ्लावर्स ऊपर एक पूरी तरह से टॉप कवर प्लांट के ऊपर बना लें और वो ऑलमोस्ट एक साथ खिलें, सो दैट कि आपका प्लांट देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और फूलों से भरा हुआ लगे। सबसे पहला तरीका ये है कि जब आपने अपने सैपलिंग्स या कटिंग्स लगा ली हों और वो लगभग एक फीट के करीब या हाफ फीट के करीब उनकी लंबाई पहुंच रही हो, तो आप उनकी टिप्स को लगभग 2 इंच के करीब इस तरह से काट के निकाल दें। इन टिप्स को जिनको आपने निकाला है इनको आप फर्दर उसी पॉट में लगा सकते हैं और या फिर कहीं और भी लगा सकते हैं, दूसरे पॉट में भी लगा सकते हैं। इनमें भी रूटिंग हो जाएगी और इनमें भी आपके ये प्लांट की एज अ प्लांट ग्रो करने लगेंगे। और जब आप टिप को इस तरह काट देंगे तो चारों तरफ से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, मल्टीपल ब्रांचेस आएंगी और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस आएंगी उतनी ज़्यादा कलियाँ आएंगी। पहली 2 प्रूनिंग आप इस तरह कर सकते हैं, उसके बाद थर्ड प्रूनिंग के समय आपको सिर्फ इस तरह से ऊपर की टिप को पिंच कर देना होगा और ये काम आपको अक्टूबर के मंथ में पूरा करना होगा, क्योंकि नवंबर में आप अगर पिंचिंग करेंगे तो आपकी बड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है और फिर आपके प्लांट में आगे बड्स नहीं आएंगी। क्योंकि याद रखिए गुलदाउदी के प्लांट में मोस्ट ऑफ द टाइम सीजन में एक बार ही फ्लावरिंग होती है। प्लांट की ग्रोथ बढ़ाने के लिए आप इसमें इनिशियल स्टेज में आप इनमें कोई हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, आप अगर काऊ डंग कंपोस्ट यूज़ करते हैं, कोई वर्मी कंपोस्ट या कोई लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करते हैं और बनाना पील फर्टिलाइज़र, एक्सेल फर्टिलाइज़र लिक्विड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। आप केमिकल यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें एनपीके यूज़ कर लें। एनपीके यूज़ करने से आपकी जो स्टेम की, रूट की और फोलिएज की ग्रोथ बहुत तेज़ होगी और ये ग्रोथ जब तेज़ होगी तो आपके प्लांट में फिर आगे चल के बहुत सारे स्टेम्स होंगे। अब ये जो फर्टिलाइज़र है ये आपको अक्टूबर एंड तक ही देना है। आप इसको 10-10 दिन के अंतर पे दे सकते हैं। अक्टूबर एंड में आपको इसको रोक देना है क्योंकि अब आपको अपने प्लांट को बड्स के लिए तैयार करना होगा। तो आपका प्लांट जब बडिंग आपको करानी है तो आपको एनपीके डालना या कोई भी नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र डालना रोक देना होगा। अब बारी आएगी उसमें डीएपी को डालने की या फिर कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करने की जो प्लांट में फ्लावर्स की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। डीएपी के साथ आप उसमें 1-1 चम्मच माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तादाद को भी डालें, सो दैट कि आपके प्लांट में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो पूरी हो जाए। और इसके साथ ही साथ आप इसमें 1 चम्मच हर प्लांट में पोटाश को यूज़ कर सकते हैं अलग से, क्योंकि अगर आप अलग से पोटाश को यूज़ करेंगे तो प्लांट में फ्लावरिंग की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है और इस तरह से इसको यूज़ करने के बाद आपके प्लांट्स में काफ़ी बड़ी तादाद में बर्ड्स आएंगी और बहुत सारे फूल खिलेंगे। तो आप ये याद रखिए कि आपको अगर ग्रोथ करनी है और अक्टूबर एंड तक आप इसमें यूज़ करें एनपीके, अगर केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हो तो, और अक्टूबर के बाद आप इसमें, क्योंकि अब आपको कलियों का मौसम आने वाला है, तो आपको इसमें डीएपी को यूज़ करना होगा। केमिकल फर्टिलाइज़र देते समय आप हमेशा ये ध्यान रखें कि प्लांट की जो मेन स्टेम है उसके एकदम बराबर में उसको बिल्कुल भी मत दें, क्योंकि इससे आपके प्लांट के खराब होने का, मरने का डर रहता है। कॉर्नर में इस तरह से आप पॉट के किनारे आप अपनी फर्टिलाइज़र को ऐड करें और फर्टिलाइज़र देने के बाद प्लांट को बहुत अच्छे से पानी से भर दें, सो दैट कि वो फर्टिलाइज़र नीचे की तरफ रूट्स के पास भी पहुंच जाए। दूसरी चीज़, आपको गुलदाउदी के प्लांट को लगाने के बाद लगभग हर 10 दिन पर लिक्विड मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है। मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र बहुत सस्ता पड़ता है और कई बार तो आप कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ ना करें, सिर्फ आपने अगर पॉटिंग सॉइल में काऊ डंग या वर्मी कंपोस्ट मिला रखा हो और सीज़न में आप 4-5-6 बार 10-10 दिन के अंतराल पे अगर आप उसमें लिक्विड डाइल्यूटेड मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र यूज़ करें तो जम के फ्लावरिंग होती है। मेजॉरिटी ऑफ द नर्सरीज़ में वो सिर्फ मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, क्योंकि एक तो ये सेफ़ होता है, दूसरा सस्ता भी काफ़ी पड़ता है। और मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र को यूज़ करने के लिए मगर आपको ये ध्यान रखना होगा, ये भी फर्टिलाइज़र काफ़ी गर्म होता है और ज़्यादा क्वांटिटी प्लांट को जला सकती है, इसलिए आप पहले तो इसको इस तरह से बकेट में भर के पानी उसमें भिंगा लें और 1-2 दिन तक इसको भीगा रहने दें। उसके बाद फिर इसको 1 बकेट पानी में 1 मग भर के फर्टिलाइज़र डालें। पाउडर मिल्ड्यू, रे ब्लाइट, ग्रे मोल्ड और इसके अलावा
बैक्टीरियल ब्लाइट, क्राउन गेल, बहुत तरह के वायरल इन्फेक्शंस, बहुत तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस गुलदाउदी में होते हैं। और कोशिश ये करें कि इनिशियल स्टेज पे आप इन प्लांट्स को कम से कम पूरे सीज़न में 2 बार माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एक चम्मच ज़रूर दें। अगर आप इनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी को बैलेंस करके रखेंगे तो यकीन मानिए आपके प्लांट में किसी भी तरह का इन्फेस्टेशन और डिजीज़ होने का खतरा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से हम ह्यूमंस में जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, बीमारियां उनको ज़्यादा लगती हैं, उनको ज़्यादा प्रभावित करती हैं, वैसा ही कुछ प्लांट के संग होता है। अगर प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, प्लांट को लो वाटरिंग है या एक्सेसिव वाटरिंग है, या उसको प्रॉपर उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सनलाइट नहीं मिल रही है, तब उसमें इन्फेस्टेशन का खतरा हमेशा होता है। और कोई भी इन्फेस्टेशन हो, सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि नॉर्मल वाटर से वॉश करके आप उस इन्फेस्टेशन को ख़त्म करने की कोशिश करें। उसके बाद वो ना हो तो फिर आप सोप वाटर सॉल्यूशन का यूज़ करें। उसके बाद भी ना हो, आप हैंड पिक भी कर सकते हैं अगर आपके प्लांट में एफिड्स या माइट्स बड़े और आपको दिखाई देने वाले हों। इसके अलावा आप अपने प्लांट को और प्लांट से अलग तो आपको तुरंत ही रख देना चाहिए। इन सब के बावजूद अगर आपको लगता है कि आपका प्लांट हाईली इन्फेस्टेड है और ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, तो मेरी सलाह मान के आपको किसी भी तरह के केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जितना आपके प्लांट को फ़ायदा करेगा उससे कहीं ज़्यादा आपके पर्यावरण को नुकसान करेगा और आपकी हेल्थ के लिए भी नहीं अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर पेस्टिसाइड्स बहुत पॉइजनस होते हैं और उनका किसी भी तरह का इन्हेलेशन या वो आपके अगर बॉडी में किसी तरह पहुंच जाएं तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, आपके पेट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो उन क्रीचर्स के लिए क्रिएट कर देते हैं जो इन प्लांट के सहारे फीड पाते हैं, जो इन प्लांट्स पे पल बढ़ रहे हैं। तरह तरह के बर्ड्स हो गए, हनी बीज हो गई, बटरफ्लाइज हो गई, और भी तरह के कई ऐसे पॉलिनेटर्स हैं, उनको ये नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है, प्लांट को ठीक करने की कोशिश करो, उसको अलग रख के ठीक करने की कोशिश करो। फिर भी नहीं हो तो आप प्लांट को प्लीज़ डिस्कार्ड कर दो। गुलदाउदी या क्रिसैंथेमम के प्लांट में एक समस्या आती है कि कलियां आने के बाद ख़राब होने लगती हैं। कई बार ये पेस्ट इन्फेस्टेशन की वजह से भी ख़राब होने लगती हैं, जिनमें मिलीबग्स और एफिड्स तरह तरह के हैं जो इनकी कलियों को खाने लगते हैं, जिसकी वजह से और इन पे थ्रिप्स का भी अटैक हो सकता है जो आप इनकी बर्ड्स को ख़राब कर सकता है। और फिर क्या होगा कि आपके प्लांट में फ्लावरिंग या तो बहुत ही ख़राब होगी, फूलों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि इस प्लांट में रेगुलर वाटरिंग तो चाहिए, मगर ओवर वाटरिंग ना हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा नमी होगी उतना ही पेस्ट इन्फेस्टेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसलिए इसको आप शुरू से ही कंट्रोल करेंगे तो ये चांस नहीं होता है कि आपके प्लांट में किसी भी तरह की फंगस या कोई डिजीज़ या इंसेक्ट्स आए। दूसरी बात आपको ये देखना होगा कि अगर आपके फ्लावर्स या आपके जो बर्ड्स हैं वो बहुत ही अचानक से विल्ट होने लगे या सड़ने लगे, तो आप ये समझ लीजिए कि इनमें इस तरह की प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। और उसके बाद फिर गुलदाउदी के केस में आपके पास इसका कोई भी क्योर नहीं रह जाता है अगर ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इनिशियल स्टेज में आप पानी को अगर ध्यान रखेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही साथ आपको उसकी सॉयल में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम आती है कि आपके जो गुलदाउदी के प्लांट की ग्रोथ तो बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी तादाद में उसमें लीव्स आ गई, बहुत ही हरी शाइन और चमकदार उसमें लीव्स हैं, पर उसमें कली नहीं बन रही है, कलियां नहीं आ रही हैं, फ्लावरिंग होने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहला रीज़न तो होता है ओवर फर्टिलाइजेशन, और ओवर फर्टिलाइजेशन की वजह से ये प्रॉब्लम अक्सर आती है। अगर आपने अपने प्लांट में ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल दिया हो या आपने कंटिन्यूसली नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र यूज़ किया हो, तो आपके प्लांट में फोलिएज की ग्रोथ, स्टेम की ग्रोथ, रूट की ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, आपका प्लांट हेल्दी होगा, मगर उसमें फ्लावरिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। इसलिए ओवर फर्टिलाइजेशन ना करें, लो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र यूज़ करें जब इसमें बडिंग का सीज़न आ गया हो तब। उसके पहले आप हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं जब आपको फोलिएज ग्रोथ चाहिए, मगर अगर आप उसको कंटिन्यू कर देंगे तो आपके प्लांट में फोलिएज की तो ग्रोथ होती रहेगी मगर बडिंग नहीं होगी। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना होगा, आपको प्लांट में प्रॉपर सनलाइट प्रोवाइड करनी पड़ेगी,
क्योंकि अगर आपके प्लांट को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी तो उनमें बर्ड्स नहीं आएंगी। गुलदाउदी के प्लांट को कम से कम, मैंने आपको पहले भी बताया, 7 से 8 घंटे की धूप तो मिले तो बहुत ही अच्छा है, मगर अगर उनको 6 से 7 घंटे की धूप भी मिल जाएगी तो भी वो प्लांट फ्लावरिंग करेगा। तो इसलिए आपको ये इंश्योर करना है कि आपके प्लांट को कम से कम बडिंग के समय तक 6 से 7 घंटे की धूप मिले। बडिंग हो जाने के बाद फ्लावरिंग के समय आप अगर उनको 4 से 5 घंटे की धूप भी प्रोवाइड कर देंगे तो कोई हार्म नहीं होगा, उल्टे बेहतर होगा, फ्लावर लंबे समय तक बने रहेंगे। आपको वाटरिंग का स्केड्यूल भी रेगुलर रखना पड़ेगा, क्योंकि जनरली जो लोग पॉट में क्रिसैंथेमम या गुलदाउदी को ग्रो करते हैं वो और धूप में रखते हैं, पानी बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है, सॉइल आपकी काफ़ी वेल ड्रेन्ड होती है, इसलिए रेगुलर वाटरिंग साइकिल आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। जिस अगर आपके प्लांट काफ़ी धूप में रखे हैं और कड़क धूप पड़ती है आपके यहाँ, जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में पड़ती है, तो आपको मल्चिंग का सहारा लेना चाहिए। आप प्लांट में इस तरह से ऊपर पुरानी सड़ी हुई पत्तियों का एक कवर डाल सकते हैं, जिससे पानी अंदर मॉइस्चर थोड़ा सा रिटेन रहे, मिट्टी नम बनी रहे। ये हमेशा ही ध्यान रखना होगा कि जो सॉयल है वो पूरी तरह से ड्राई आउट कभी भी ना हो। फूल खिल जाने के बाद फिर ये चैलेंज होता है कि कितने लंबे समय तक आपके गुलदाउदी के फ्लावर फ्रेश बने रहें और वो पेड़ों में उतने ही खूबसूरत और आकर्षक दिखाई देते रहें। इसके लिए 2 चीज़ें जो आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी। पहला, फ्लावरिंग के बाद प्लांट को बहुत ज़्यादा हार्श सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है, और एक बार बड फॉर्मेशन के बाद फ्लावर्स आपके अच्छे से खिलते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि फ्लावर्स आ जाने के बाद उनको, अगर आपके पास जगह है तो उनको हल्की सी शेड में शिफ्ट कर सकते हैं, जहाँ पे उनको 4 से 5 घंटे की धूप मिल रही हो। इससे आपके जो फ्लावर्स हैं वो थोड़े लंबे समय तक फ्रेश बने रहेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे मैं भी जो भी गार्डनिंग से जुड़े हुए अपडेट्स करूं वो आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।